हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आरबीएससी में आपने चैप्टर नंबर 6 यानी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट कर लिया था और सीबीएसई में आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज जो नेक्स्ट चैप्टर है जो आरबीएससी का है, ये चैप्टर नंबर 7 और सीबीएसई का है चैप्टर नंबर 4। आरबीएससी में चैप्टर का जो नाम है वो है 7 नंबर चैप्टर है आरबीएससी का, और किस नेम से है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम है। और सीबीएसई में चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नाम सीबीएसई में क्या है? मूविंग चार्ज। सो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई चैप्टर नेम इज मूविंग चार्ज एंड अकॉर्डिंग टू आरबीएसई नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए हम बात करते हैं। आपने जो पीछे की क्लासेस में या जो छोटी क्लासेस में आपने ये डिस्कस किया था कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट वो होता है जो कि आयरन, निकल या कोबाल्ट को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट कर सकता है। उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। तो साथ साथ हम इस चैप्टर को लिखते हुए चलते हैं, अदरवाइज समझेंगे तो लिख नहीं पाएंगे। तो दोनों काम साथ साथ समझते हुए और लिखते हुए चलते हैं। तो देखिए, पहले नाम है क्या? मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? तो हम इसको लिख सकते हैं द मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ किसके? आयरन, कोबाल्ट और निकल। इनको क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अच्छा, मैग्नेट के आसपास का वह स्पेस जहां मैग्नेट क्या कर ले? उनको अट्रैक्ट कर ले। उस स्पेस को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी फील्ड और स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर इट कैन अप्लाई ए फोर्स ऑन द आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो इसके बारे में लिख सकते हैं हम क्या? द स्पेस अराउंड द स्पेस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र होगा इसमें, तो सिंपल जो डेफिनेशन है वो द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस, इसका जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेट के आसपास का वह स्पेस जहां पे क्या मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस रखता है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो एक्सपीरियंस किया जा सके, उस फील्ड को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है ना। अब हम बात करेंगे चार्जेस के रिगार्डिंग, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जब मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आपको कुछ बातें बताई थी। क्या बात बताई थी? मैंने आपको ये कहा था कि चार्ज जब किस में हो? रेस्ट में हो, तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी बताया था जब वो यूनिफॉर्म मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। फिर आपको ये बताया था इफ द चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज दैट इन एक्सेलरेटिंग मोशन देन इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारी बातें आपने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस की थी। तो हम ये देखेंगे आज कि जो चार्ज है, मूविंग चार्ज है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज का मतलब जानते हो? मूविंग चार्ज का मतलब हुआ करंट। मूविंग चार्ज जहां, क्योंकि आप जानते हैं जब चार्ज मोशन में होता है तो क्या फ्लो होता है? करंट। तो मूविंग चार्ज को हम क्या कह सकते हैं? करंट कह सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं। हम यहाँ पे जो पॉइंट्स लिख सकते हैं, यानी हम पीछे के ऑब्जर्वेशन से क्या जानते हैं? मूविंग चार्जेस और ब्रैकेट में लिख रहा हूं और करंट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि करंट क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये इस बात का डिस्कशन अपन डिटेल में इस चैप्टर में करेंगे।
अच्छा, इसका उल्टा भी सही है। क्या? जब कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज, मूविंग चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स, है ना। तो ये बात समझ गए कि कौन फोर्स एग्जर्ट करता है मूविंग चार्ज पे? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड exert a force on moving charge, है ना। मूविंग चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट करता है। उस फोर्स का फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं, क्यू बी साइन थीटा, है ना। क्या, किस तरह से, आप ये ध्यान रखिए, यदि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई भी चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये पॉइंट आपने लिखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज पे क्या डालता है? एक फोर्स डालता है। ये बात आपको क्लियर होगी। अब देखिए, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। magnetic field is represented by magnetic field is represented by B, कैपिटल बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बात ये आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड रियल में है क्या? आप समझ गए होंगे, मूविंग चार्जेस की बात होगी। मूविंग चार्जेस मींस करंट की भी हो सकती है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड, उसकी बात करेंगे, है ना। तो ये बात तो क्लियर हुई। अब यहां आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रियल में है क्या। इसको समझने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट पे विचार करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट जो कि ऑरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने किया था, उस एक्सपेरिमेंट को ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट नाम से जाना जाता है। ऑरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो देखिए क्या था। तो अब हम ये लिख लिया। तो अब हम बात करते हैं ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, है ना। ऑरेस्टेड का क्या एक्सपेरिमेंट था, उस पे आप देखिए। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, टॉपिक का नाम क्या लिखेंगे आप? ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, है ना। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखते हैं और फिर ये समझते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला। तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट रियल में क्या था? जैसे मैं यहाँ ये डायरेक्शन इस तरह से मान रहा हूं, इसको मैं मान रहा हूं साउथ और इसको मैं मान रहा हूं, इधर को मैं नॉर्थ और इसको मान रहा हूं मैं ईस्ट और इसको मैं मान रहा हूं वेस्ट। इस तरह से क्या लिया उन्होंने? एक करंट कैरिंग वायर, है ना, और इसको किससे जोड़ा? बैटरी या सेल से। जैसे ये जोड़ दिया इस तरह से और ये की लगा दी और इस की को क्या कर दिया? ऑन कर दिया और करंट किधर फ्लो कराया? अब इस केस में देखिए किधर से किधर फ्लो होगा? साउथ से नॉर्थ की ओर, प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता ना, साउथ से नॉर्थ की ओर करंट फ्लो हुआ। और यहां नीचे उन्होंने क्या रखा? मैग्नेटिक नीडल रख दी। तो ये पाया कि जो मैग्नेटिक नीडल को जैसे यूं होना चाहिए था इस तरह से, और ये जो है मैं ये नॉर्थ पोल मान लू नीडल का, तो नॉर्थ पोल कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा था? वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा था। यानी ऑरेस्टेड ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, यानी इसमें करंट फ्लो हो रहा था, मैं नाम दे देता हूं इसको AB, और इसके नीचे क्या रखा? एक मैग्नेटिक नीडल, ये इस तरह से मैं मान रहा हूं, ये जो साइड है इसको मैं मान रहा हूं नॉर्थ, ऐसे रख दिया। और ये रखते ही पाया कि इस नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो कौन सी डायरेक्शन में, ये देखो ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ डायरेक्शन है। SN ही नाम दे देते हैं इसको, SN, साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो हो रहा था। और इसका जो नॉर्थ पोल है नीडल का वो कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया? वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। इस तरह से वो उन्होंने पाया, इस तरह से ये जो है ये उस नीडल का कौन सा पोल है? ये नॉर्थ पोल है। वो कौन सी डायरेक्शन में, ऐसे ना रह करके यूं डिफ्लेक्ट हो गया वो, ये नीडल मैंने बना दी, जैसे ये है नीडल। फिर क्या किया?
करंट की डायरेक्शन को चेंज किया गया और करंट की डायरेक्शन को क्या किया गया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर। सेकंड सर्किट में मैं ऐसा ही बना रहा हूं, क्या, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, यानी ये आपका सर्किट है, इसमें बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दीजिए आप। जैसे आपने बैटरी की पोलैरिटी चेंज की तो अब जो करंट की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहला करंट आपका साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, अब किधर फ्लो होने लगेगा, यूं फ्लो होने लगेगा, यूं इस डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ की ओर। और उसी नीडल को रखा तो आपके पास डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। अपोजिट डायरेक्शन में आने का मतलब आपकी बार क्या हो रहा था, कौन सा, देखो ये जो था वो कौन से ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा था। ये जो देख रहे हैं ये मैग्नेटिक नीडल है और ये जो मैंने ब्लैक कर रखा है वो क्या है, इसका नॉर्थ पोल है। वो नॉर्थ पोल पहले तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, अब यूं जा रहा है। यूं जा रहा का मतलब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ये देखा, फिर क्या किया, करंट को फ्लो कराना बंद कर दिया, यानी इस स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। यदि आप इस स्विच को ऑफ कर देते हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी करंट की वैल्यू क्या हुई होगी, इसमें जीरो होगी। और करंट जीरो हो गया तो वो नीडल थी वो अपनी ऐसे, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, है ना। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, ये नीडल है। तो इस एक्सपेरिमेंट से देखो क्या कंक्लूजन निकला होगा। फर्स्टली हम इसके बारे में लिख लेते हैं। यहां पे क्या लिखा, यहां पे ये वायर है ना, और किसके ऊपर रखा गया है, करंट कैरिंग वायर इस मैग्नेटिक नीडल पे रखा गया है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि वायर इज हेल्ड, कहां पे, वायर इज हेल्ड, कहां पे रख दें, है ना, वायर इज हेल्ड अबाउ द, किसके अबाउ, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल के अबाउ रख दें। तो क्या हुआ, वायर इज हेल्ड ऑन अबाउ द मैग्नेटिक नीडल एंड करंट फ्लोज, एंड करंट किधर फ्लो कराएं, फ्लोज साउथ से नॉर्थ की ओर, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, है ना, साउथ से नॉर्थ की ओर। देन क्या हुआ, देन कौन सा फॉल, नॉर्थ फॉल ऑफ द, नॉर्थ फॉल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल get deflected in कौन सी डायरेक्शन, इन, देखो कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। हर ये समझ में आ गया, ये दिख नहीं रहा हो तो, वायर इज हेल्ड अबाउट द मैग्नेटिक नीडल एंड करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, the north pole of the magnetic needle get deflected in west direction। सेकंड में क्या किया, जो ये जो सेकंड है इसमें, है ना, सेकंड का मतलब ये इधर मैं जो बात कर रहा हूं उसकी, उसमें क्या कर रखा है, सेम, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, है ना, जो फर्स्ट में थी उसकी, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, यानी उसका उल्टा कर दें, देन deflection in magnetic needle in opposite direction, ये भी कौन सी डायरेक्शन में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। फिर पाया कि कोई करंट फ्लो नहीं कराया इसमें, है ना, when there is no current, तो when there is no current then no deflection in needle, उस केस में नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था।
तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या कर दिया, सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आने का कारण क्या होता है, वहां उसके आसपास में किसका होना, मैग्नेटिक फील्ड का होना। तो जरूर यहां मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं बना, क्योंकि यहां करंट नहीं था। यहां मैग्नेटिक फील्ड बना और यहां मैग्नेटिक फील्ड बना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रही थी। तो कंक्लूजन यही निकाला कि जब करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होना मतलब चार्जेस जब किस में हो, मोशन में हो, तो उस करंट कैरिंग वायर के चारों ओर उसके अराउंड क्या डेवलप हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आरबीएससी में चैप्टर का नाम है। तो ये एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यही निकला कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू द वायर, then wire or conductor, then a magnetic field is produced around the conductor. This effect is known as magnetic effect of electric current. तो हम यहां से इस एक्सपेरिमेंट का ये जो आपको दिख रहा होगा नीचे, मैं बोल देता हूं यदि नहीं दिख रहा तो, वायर इज हेल्ड अबाउट द मैग्नेटिक नीडल एंड करंट फ्लोज from south to north, the north pole of the magnetic needle get deflected in west direction. इसमें लिखा है if the direction of current is reversed, then deflection in magnetic needle is in opposite direction. और इसमें आपको दिख ही रहा होगा when there is no current, there is no deflection in the needle. यानी जब जब करंट फ्लो हुआ, इसका जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, इसका कंक्लूजन निकला क्या, वो लिख लीजिए, है ना। वेनेवर कंक्लूजन इसका निकला, वेनेवर इस एक्सपेरिमेंट का, है ना, वेनेवर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर क्या होगा, a magnetic field is produced around it, और इसी को क्या कहा जाता है, this effect is known as magnetic इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। यानी किसी वायर या किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराने के कारण उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाना, इसी को बोला जाता है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बात समझ में आई, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उनके लिए मैं रूल्स बताऊंगा कि कैसे कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे, इसमें चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड बन तो रहा है लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, ये सारी हम देखेंगे, है ना। तो तब तक आप ये तो लिखिए, ये लिखिए जल्दी लिख, अब ये लिख लिया तो आप ये देख लिए, इसको देखो आपके दिमाग में अब बार बार मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को मैंने सिंपल वे में तो इस तरह से बताया है कि मैग्नेट या उस वायर के आसपास का वो फील्ड जहां उसका क्या हो, इफेक्ट हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी बात करते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, वो कितना होगा ये बात हम समझ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड, हालांकि चैप्टर में जहां भी मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है वहां आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से ही बोलेंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड को या तो आप क्या कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड तो बोल ही सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह देते हैं क्या, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह देते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इस टॉपिक की, फोर्स ऑन ए
मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और जो ऑब्जर्वेशन आए उनको नोट किया। और ऑब्जर्वेशन क्या आई उनकी, किस तरह से क्या ऑब्जर्वेशन थे। एक मैग्नेटिक फील्ड था और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या मूव करा रहे थे, वो किसी चार्ज को मूव करा रहे थे। चार्ज को रेस्ट में था, रेस्ट में जब चार्ज था तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा था। जैसे उस चार्ज को मूव करा रहे थे, चार्ज को क्या करा रहे थे, मूव करा रहे थे v वेलोसिटी से, तो वो उस पर क्या लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था। उन्होंने पाया कि ये फोर्स था, वो क्या था, मैं रफली लिखूं तो इसको ये नोट किया उन्होंने कि फोर्स था, उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज की थी। एक बार 10 कूलम का चार्ज लिया होगा, एक बार 20 कूलम का चार्ज लिया होगा। ज्यादा फोर्स कौन से पे लग रहा था, 20 कूलम वाले पे। दूसरा बात उन्होंने ये देखा कि ये जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के जो कंपोनेंट इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर। ये देखो वेलोसिटी यूं है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये यूं है, ये है ना, और चार्ज यूं मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। ये चार्ज है आपका थीटा एंगल पे। तो मैग्नेटिक फील्ड के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। एक कौन सा कंपोनेंट, ये, और दूसरा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के नहीं, वेलोसिटी के, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये कंपोनेंट तो वेलोसिटी का क्या होगा, v cos थीटा, और ये कंपोनेंट होगा v sin थीटा। तो उन्होंने पाया कि फोर्स था इस मूविंग चार्ज पे, वो वेलोसिटी के उस कंपोनेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के क्या था, परपेंडिकुलर, यानी v sin थीटा के, है ना। और फिर देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां ज्यादा बढ़ाई, है ना, b की वैल्यू ज्यादा बढ़ाई। b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग लिया, इस पर लगने वाला फोर्स उतना ही क्या था, ज्यादा। तो इन ऑब्जर्वेशंस को आपको रटने की और वो जरूरत नहीं, सिंपल हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। इनको उन्होंने कंबाइंड में लिख लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q v b sin थीटा। कांस्टेंट आया, उसकी वैल्यू 1 आई, तो क्या लिख दिया, q v b sin थीटा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखना है। Force on charge q which is moving with v velocity in a magnetic field of B at an angle of theta can be given as qvb sin theta। तो यही हम लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, देखो ये फॉर्मूला लिखेंगे हम, है ना। इसको लॉरेंज फोर्स भी बोल देते हैं क्योंकि ये लॉरेंज ने बताया, है ना। द फोर्स on a charge q which is moving with velocity v, है ना, at angle theta in magnetic field B, magnetic field B can be given H। और वो फोर्स का फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, क्या, F इज इक्वल्स टू QVB sin थीटा। यहां आप ये देखेंगे, यदि थीटा की वैल्यू 0 है, यानी वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो भी फोर्स क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 रखते ही साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना। यानी यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, और 0 होते ही फोर्स भी क्या लगेगा, 0। मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। अच्छा, मैक्सिमम फोर्स कब लगाएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90, यानी मैग्नेटिक फील्ड यूं हो और वो चार्ज यूं चल रहा हो, उसके परपेंडिकुलर चल रहा हो इधर, तब उस पर क्या लगाएगा, मैक्सिमम फोर्स। क्योंकि उस टाइम एंगल कितना हो जाएगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90, और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम। तो कोई भी मूविंग चार्ज मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस कब करता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या मूव कर रहा हो, परपेंडिकुलर। क्या जब चार्ज रेस्ट में है, यानी रुका हुआ है, वेलोसिटी उसकी 0 है,
क्या मैग्नेटिक फील्ड में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नहीं, क्योंकि V की वैल्यू रेस्ट में है तो V की वैल्यू 0 हो जाएगी और फोर्स भी क्या आ जाएगा? 0। तो यहां से हम कुछ कंक्लूजन भी लिख लेते हैं, यानी यहां से आप ये कह सकते हैं क्या, व्हेन चार्ज रेस्ट में हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ये बात तो लिखने की है ही नहीं, रेस्ट में का मतलब वेलोसिटी 0 है ना, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है तब भी उसका फोर्स क्या होगा? 0। तो हम केसेस लिख लेते हैं यहाँ पे, व्हेन चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चले, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो? 0, तब फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। और मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा? सेकंड पॉइंट में वही लिखने वाला हूं मैं, जब वो किधर मूव करे? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। सो अगला जो पॉइंट है जो हम लिख रहे हैं वो क्या है? सेकंड पॉइंट इसमें आप लिखिए, व्हेन चार्ज is moving in perpendicular direction of magnetic field, तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर चलना मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो उस केस में देखो फोर्स कितना आ जाएगा? QVB साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम, तो फोर्स आ जाएगा QVB। और इस केस में ये लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो आपसे ये पूछा जाए, कोई भी चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हो तो उस पर फोर्स मिनिमम लगेगा या मैक्सिमम? मैक्सिमम, है ना। और जब उसी की डायरेक्शन में चल रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो अपने फोर्स से ही उस पर चलेगा। तो ये बात क्लियर है। अब ये बात क्लियर है तो आप अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, इस बी को डिफाइन करते हैं इसी फॉर्मूला के बेसिस पे, क्योंकि मैंने ये जो बताया है आपको, ये लिख लिया, लिखो जल्दी। अब मैंने जो आपको बताया है ये बातें कौन सी? F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा वाली, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बताने के लिए बताया है कि ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन कर सकें, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम अब डिफाइन किसको करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड को ही डिफाइन करने वाले हैं। रिप्रेजेंट आपको मैंने बताया किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया था? ई से रिप्रेजेंट किया था। सेम है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी था वेक्टर, एग्जैक्टली वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वो ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉलो करेगा, है ना। ये बात क्लियर होनी चाहिए। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए आपके पास अभी फॉर्मूला आया था F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। यदि मैं यहां कुछ कंडीशन लगा देता हूं, एक मैं कह देता हूं क्या, वेलोसिटी चार्ज कितने कूलम का है? 1 कूलम का है। और क्या कंडीशन लगा दूं, वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? यूनिट वेलोसिटी यानी 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उस केस में आपको ये कह दिया जाए उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? देखो इसकी वैल्यू भी आप कह रहे हो, ये 1, ये भी 1, और ये साइन 90, है ना। B साइन 90, साइन 90 की वैल्यू भी 1, तो F है वो किसके इक्वल आएगा? B के। और B को आप कह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप इस तरह से कह सकते हो, ये एक तरह का फोर्स ही है एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये +1 कूलम का है,
+1 कूलम वाले चार्ज को, ये देखो +1 कूलम के चार्ज को हम क्या कह सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी को आप क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एज द, क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ही है, इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए, एक्सपीरियंस्ड बाय ए, कैसा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, which is moving with कैसी वेलोसिटी, यूनिट वेलोसिटी, है ना, यूनिट वेलोसिटी, कैसी डायरेक्शन में, 90 वाले को कहोगे ना, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अच्छा, ये ध्यान रखें आप, इसी को आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल बी से, है ना। तो ये भी लिख लीजिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, हालांकि आप मैं लिख चुका हूं पीछे, इट इज रिप्रेजेंटेड by capital B and it follow superposition प्रिंसिपल पता है ना आपको, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड दिए हुए हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो सभी मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम कर लो, वो क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये बात क्लियर होगी। अब देखो, ये बात क्लियर होने के बाद में आप बात करेंगे, क्योंकि मैंने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको बताई है उस टाइम ये बताया था कि आप ये देखिए वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा उसकी यूनिट क्या है, और तीसरा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो फर्स्टली तो ये फोर्स है ना, और फोर्स कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप यहाँ पॉइंट बना करके लिख लेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं भी लिख रहा हूं, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इट्स यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये वेबर क्यों नाम दिया उसका मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें डिस्कस करूंगा आपसे, वेबर पर मीटर स्क्वायर क्यों आई। और इसको हम टेस्ला भी कह सकते हैं, और टेस्ला, है ना, टेस्ला, है ना। टेस्ला किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल टी से, है ना, कैपिटल टी से। ये कौन सी यूनिट है, ऐसा यूनिट ध्यान रखिए क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। कौन सी यूनिट है इसकी, ऐसा यूनिट। जो सीजीएस यूनिट होती है इसकी, और वो क्या होती है, वो होती है मैक्सवेल पर, इट्स सीजीएस यूनिट, इट्स सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स से बनी, आगे जो चैप्टर में आएगा वहां पे, है ना, आगे के जो चैप्टर्स में ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वहां बताऊंगा मैं ये क्या है, MAXWEL है ये, है ना। अब देखो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर गाउस, साइंटिस्ट के नाम पे गाउस। ध्यान रखिए 1 टेस्ला में 10 की पावर 4 गाउस होते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 पावर 4 गाउस,
है ना, ये ध्यान में रख लीजिए। ये टेस्ला और गाउस में क्या होता है रिलेशन, यानी 1 टेस्ला है, ये 1 टी फॉर टेस्ला, ये टी टेस्ला है, और गाउस को अपन कैपिटल जी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसकी सीजीएस यूनिट है ये जो गाउस जो आप कह रहे हैं ये। अब तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं आपको वो मैंने बताई थी, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्या, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला हम बना सकते हैं, देखो किस तरह से बना सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था F = QVB, साइन थीटा का तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं है ना। अब यहां से B को आप लिख सकते हैं क्या, F/QV, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, M1L1T-2, और डिवाइडेड बाय चार्ज का होता है TA, और वेलोसिटी का होता है L(T⁻⁻1). यहां से आप लिखते हैं तो क्या होगा, M1 L, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, L0, और T आप देख रहे हैं ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों T और T इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचेगा T⁻⁻2, A ऊपर जाएगा तो A⁻⁻1, यही होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या होगा, M1L0T-2A-1, इसका क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ये तो आपने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, और ये भी बता दिया आपने कि जब किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये नहीं बताया कि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये बात बताने के लिए कि इन्होंने बायो-सावर्ट ने लॉ बनाया, जिसको अपन कहते हैं बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ को अब अपन पढ़ते हैं, ये लिखिए, फिर अपन बात करते हैं बायो-सावर्ट लॉ की। तो ये लिखिए आप, तो देखिए बात करिए आप बायो-सावर्ट लॉ की। बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है, बायो-सावर्ट लॉ वो देखिए, टॉपिक का नाम क्या है आपका, बायो-सावर्ट लॉ। ये काम आएगा, है ना, इसको लास्ट में जो रिजल्ट आता है उसको ध्यान रखना है, मैं काफी पॉइंट्स बताऊंगा, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना आपको, है ना। ये क्या कहा गया इसमें, जैसे आपके पास में ये जो देख रहे हैं वो क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है, और ये यहां इसकी जैसे मान लो लेंथ है, वो कितनी लेंथ है, dl लेंथ है। dl को मैं यहाँ वेक्टर क्वांटिटी मानूंगा, क्योंकि अभी इस डायरेक्शन में ली गई है, वायर को मैं इधर कर दूंगा तो dl की डायरेक्शन ये बन जाएगी। और यहां हम जो मान रहे हैं वो इससे कितनी दूरी पर, r डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट P मान रहे हैं, उस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वो मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान लिया dB। पूरे वायर के कारण नहीं मान रहा हूं मैं भाई, वैसे तो करंट फ्लो हो रहा है इसमें, करंट कैरिंग वायर, जिस वायर में करंट फ्लो होगा उस यहाँ पे हम उसको बोलेंगे करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब है जो कि करंट को कैरी कर रहा हो, या उस जिससे करंट फ्लो हो रहा हो, उसको आप क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर आपके माइंड में फीड हो जाना चाहिए, यानी जिससे करंट फ्लो हो रहा हो या जो करंट को कैरी कर रहा हो। तो ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसकी छोटी सी एलिमेंट dl की बात की, कंप्लीट लेंथ इसकी l है, मैंने dl लेंथ की बात की। इस एलिमेंट के कारण इससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर मैंने कोई पॉइंट लिया है, उस पॉइंट पर इस एलिमेंट, वैसे तो पूरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन इस एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको मैंने क्या नाम दिया, dB। और r भी यहाँ पे कैसी क्वांटिटी मान रहा हूं मैं, वेक्टर। क्यों मान रहा हूं वेक्टर, क्योंकि ये पॉइंट इधर होता तो r की डायरेक्शन ये होती है, पॉइंट इधर होता तो r की डायरेक्शन ये होती। तो dl और r दोनों को ही हम यहाँ क्या मान रहे हैं, वेक्टर। वेक्टर का समझ गए होंगे, जैसे ये dl एलिमेंट है इसका, ये अभी यूं रखा हुआ तो इसकी डायरेक्शन यूं रख दोगे तो डायरेक्शन यूं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का रूल है। हाँ, तो dl और r कैसी क्वांटिटी मानेंगे हम यहाँ, दोनों ही वेक्टर।
तो बायोसावर्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying element, और उस एलिमेंट का नाम दे दिया हमने क्या? डीएल। उस डीएल एलिमेंट के कारण, इसकी लेंथ डीएल है तो नाम भी हमने इसको क्या दे दिया? डीएल इज, है ना। 4-5 पॉइंट्स में तोड़ के पढ़ते हैं इसको। क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current flowing through it, यानी इससे फ्लो होने वाले करंट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा। ये बात कह दी। दूसरी क्या कहेगी? ये सेकंड जो पॉइंट्स है वो आप ये कहेंगे इस एलिमेंट की लेंथ ज्यादा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो क्या कह सकते हैं सेकंड में? डायरेक्टली proportional to the length of एलिमेंट की लेंथ के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यानी डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन के लिए मैं आपको काफी लॉज बताऊंगा कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल, ये बात। थर्ड में क्या कहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन मैथमेटिक्स वाले साइन की बात कर रहे हैं। ऐसा एन लिखते हो ना जिसको, है ना, ऐसा ही एन, मैं ई लगा रहा हूं, साइन पूरा ये होता है। साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, डीएल और आर के जो डीएल वेक्टर लगा दो, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या लिखे आप? क्या लिखे बताओ? साइन थीटा, है ना, साइन, यही। और फोर्थ ये कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी आर। डिस्टेंस कितनी? आर। तो क्या कहा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना। यानी इसको क्या लिखे? डी बी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन सभी बातों को ये लिख लिया आपने, इन सभी को, इनको लिखिए आप, है ना, जल्दी लिखिए इनको। ये एंगल थीटा, ये भाई डीएल और आर के बीच का एंगल ये है ना, ये भी बनाना है। आप देखो इन सभी को एक साथ लिखते हैं, चारों बातों को, डीबी वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन सभी को एक साथ लिख देते हैं, कंबाइंड लिखते हैं, कंबाइनिंग देम। तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा आपके पास में, लिख लिया ना। तो ये आ जाएगा डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा और 1/r², ये आएगा। कंबाइनिंग देन, है ना, इनको क्या कर दिया? कंबाइंड कर दिया, है ना। तो या इन सभी से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग। तो यह लिख दिया आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। तो ये लिखने के बाद में आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आना चाहिए, है। जैसे भाई कूलम्ब्स लॉ में आया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4πε0, उसी तरह से यहाँ भी कोई कांस्टेंट आना चाहिए। यहाँ कांस्टेंट अलग होगा, वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं आप। तो ये कांस्टेंट जो आया वो मैं वहां के ही मान रहा हूं, लेकिन ये के और वो को के अलग अलग है। वो कूलम्ब वाला कांस्टेंट था ये, या मैग्नेटिक वाला है, आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²।
वेयर वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या, इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁷। ये ध्यान रखिए कि दिस इज इट्स न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट होते हैं इसकी टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, है ना, ये मीटर इनवर्स। अब देखो ये बात समझ में आ गया। अब यदि आप यहां लिखते हैं, म्यू नॉट की बात करूंगा, वेयर म्यू नॉट इज द, ये बताऊंगा ये यूनिट कैसे है, जो मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे वहां हम पढ़ेंगे भी ये क्या होता है। यहां हम शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी थी फ्री स्पेस की, है ना, या वैक्यूम की। तो इसी तरह से यहाँ फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिबिलिटी होती है, इज द परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, है ना। और यहां से इसकी यूनिट भी यही होगी जो इसकी होती है, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सो यह आप लिख सकेंगे dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये ध्यान रखिए, यही बायो सावर्ट लॉ है। वैसे देखें, आपसे बायो सावर्ट लॉ 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट एट ए पॉइंट कैन बी गिवन एज दिस। ये बायो सावर्ट लॉ है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए अच्छे से, म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला पूरे चैप्टर में आगे के टॉपिक्स में काम आएगा, है ना। ये तो ये बायो सावर्ट लॉ है। अब अपन इसके वेक्टर फॉर्म की ओर बात कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये लिख लिया। अब देखिए इन वेक्टर फॉर्म, बायो सावर्ट लॉ ही है ये, लेकिन कौन से फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म के लिए। सो वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। अब मैं इसको r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो r की क्यूब आई dl r साइन थीटा। आप सोच रहे हैं कि r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया, आपने 11th में पढ़ा था a b साइन थीटा होता है, जबकि थीटा a और b दो वेक्टर्स के बीच का क्या हो, एंगल हो। तो उसको आप लिख सकते थे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, या वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b हो तो उसको लिखा जा सकता था ए बी साइन थीटा। तो वही यहाँ पे हमारे पास आई, तो करंट तो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। वेक्टर कौन सी थी यहाँ जो हमने अज्यूम की है, dl और r, क्योंकि dl की हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और r की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ली है। तो r तो था लेकिन dl नहीं, dl तो था r नहीं था। r बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब dl इंटू r साइन थीटा को देखो, ए बी साइन थीटा को क्या लिखते थे आप, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो dl और r को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो इन वेक्टर फॉर्म, है ना, इन वेक्टर फॉर्म dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 4 पाई r की क्यूब dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ध्यान रखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्या, राइट द बायो सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये नहीं लिखेंगे आप, ये वेक्टर फॉर्म नहीं है। वेक्टर फॉर्म बायो सावर्ट लॉ का कौन सा है, ये है dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 4 पाई r स्क्वायर, पाई है ये r की क्यूब, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये बायो सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है। देखो यहाँ वेक्टर लगा दिया, है ना, ये वेक्टर फॉर्म है। आगे जो ये बात समझ गए ना। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू नॉट क्या होती है, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, है ना। तो ये बात आपके दिमाग में अच्छे से रहे, ये फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ये फॉर्मूला काम आएगा क्योंकि आगे की जो क्लास में हम पढ़ेंगे बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस,
यानी कहाँ कहाँ काम में लेते हैं। कोई वायर दे दिया जाए, उससे करंट फ्लो हो रहा है वो दे दिया जाए, उससे किसी पॉइंट पे आपको क्या निकालने के लिए बोला जाए, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाए, तो आप मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो यानी बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो ये लिखिए।